हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और रोज की तरह आज भी हम लोग करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का एग्ज़ाम, जो आपका 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को होना है। उसके लिए जीके के 30 प्रश्नों की क्लास, और इस क्लास में हम लोग हर एक प्रश्न को पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एक क्लास के ख़त्म होते होते हम लोग 30 प्रश्नों की क्लास में लगभग 50 तक प्रश्नों को कर लेते हैं, क्योंकि डिटेल में हम लोग जो भी पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। पहला प्रश्न है कि किसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कौन थी? मैडम भीकाजी कामा। अगला प्रश्न नंबर 2 है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? अशोक, बिंदुसार, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त? तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ था। इन्होंने अपने गिरनार के उपशासक पुष्यगुप्त वैश्य से इसका जो है निर्माण कराया, और बाद में अशोक ने इसका पुनरुद्धार किया था। प्रश्न नंबर 3 है, पुष्यभूति राजवंश की वंशावली किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? तो वो शुरू होती है नरवर्धन से। किससे प्रारंभ होती है? नरवर्धन से शुरू होती है। और जो भी देखिए इसकी जानकारी किससे मिलती है? सोनीपत और नालंदा से प्राप्त जो भी अभिलेख हैं उससे इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और इससे पहले जब मैंने आपकी क्लास ली थी तो उसमें बताया था कि पुष्यभूति राजवंश का जो संस्थापक था वो कौन था? प्रभाकर वर्धन था। तो अगर आपसे पूछें कि इसका संस्थापक कौन है तो आप प्रभाकर वर्धन का नाम लोगे। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछता है कि किस राजा के नाम से प्रारंभ होता है तो कौन था? नरवर्धन था। अगला प्रश्न नंबर 4 है, कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? जोरवे, कायथा, आहार या फिर मालवा? तो इसमें आपका सही हो जाएगा आहार संस्कृति थी जो प्राचीनतम थी, सबसे ज्यादा प्राचीनतम। ये कब से कब तक थी? ये 2100 से 1800 ईसा पूर्व के बीच में पाई जाती है, और इसके अंतर्गत राजस्थान के आहार, बालापस, गिलुंड आदि स्थल आते हैं। अब अगला प्रश्न नंबर 5 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था 16 महाजनपद व गणराज्यों में। तो अगर प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था, तो समस्त उत्तरी भारत कितने भागों में विभक्त था? वो 16 महाजनपद और गणराज्यों में विभक्त था। अब देखिए इसकी जानकारी किससे मिलती है? जो 16 महाजनपद और गणराज्य हैं इसकी जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकते हैं कि इसकी जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है। तो किससे मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। ये आप लोग नोट कर लीजिए। और जो 16 जनपद थे उनके नाम कुछ इस तरह थे, अंग, मगध, काशी, वत्स, अश्मक, कंबोज, कुरु, मत्स्य, मल्ल, सूरसेन, पांचाल, चेदी, गांधार, वज्जी, कौशल, अवंती। अब इसमें देखिए 5-6 हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद होने चाहिए, जैसे अंग, मगध, काशी, वज्जी, कौशल, अवंती। ये सब ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो ये 6 हैं, इन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, महात्मा गांधी ने किस तरह की अर्थव्यवस्था की वकालत की? तो देखिए महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत थी कि उनका मानना था कि समाज की रचना विकेंद्रीकरण के आधार पर की जा सकती है। उत्पादन की जो प्रणाली हो विकेंद्रीकृत हो, उत्पादन के साधन विकेंद्रीकृत हो, जो पूंजी हो वो भी विकेंद्रीकृत हो। तो इससे क्या होगा कि जो समाज है वो स्वावलंबी बनेगा, और चरखा जो है जो उन्होंने दिया था उसी विकेंद्रीकरण के सिद्धांत का प्रतीक है। अगला प्रश्न नंबर 7, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य मुस्लिम युवाओं को अंग्रेजी और विज्ञान विषयों की गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना था। 7th में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कहाँ हुई थी? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या फिर मद्रास? तो कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। 8 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 9 है कि कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। देखिए, एनी बेसेंट द्वारा जुलाई 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सन 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था। और ये जो है वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1916 में की गई थी। तो 9th में आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो 10 में आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 11, कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? सड़क, रेल, जल या फिर वायु? तो सबसे सस्ता साधन कौन सा है? आपका जल परिवहन है। 11 में आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला है प्रश्न नंबर 12 में पूछ रहा है कि गोदावरी नदी निकलती है। पहला ऑप्शन है अमरकंटक, बैतूल, नासिक या महाबलेश्वर। तो गोदावरी नदी नासिक से निकलती है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। त्रयंबक की गांव की एक पहाड़ी से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है और इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये जो नदी है यानी जो गोदावरी नदी है, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो गोदावरी के बारे में मैंने जितने भी पॉइंट्स अभी कहे हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि कहाँ से निकलती है। नासिक जिला जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ के त्रयंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं। और ये क्या है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो 12 में आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी, नासिक से। प्रश्न नंबर 13 है कि स्वेज नहर जोड़ती है। देखिए, स्वेज नहर भूमध्य सागर, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। प्रश्न नंबर 14 है। देखिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14 में पूछा जा रहा है कि कौन से ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? ताप व्युत्क्रमण के लिए कौन कौन सी आदर्श स्थितियां पूछा जा रहा है? बादल युक्त आकाश, शांत और स्थिर वायु, लंबे ग्रीष्मकालिक दिन। तो देखिए, ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श परिस्थिति क्या है? कि शांत और स्थिर वायु होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है कि केवल बी। अगला है प्रश्न नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि मेघालय का पठार विस्तार है। मेघालय का पठार विस्तार क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। 15 में आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है 16 पूछ रहा है कि एम.एस. स्वामीनाथन नामक भारतीय कृषि वैज्ञानिक ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो उन्होंने हरित क्रांति में जो है प्रमुख भूमिका निभाई थी। 16 में आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि बैंकिंग कारोबार की शुरुआत हेतु साझेदारों की अधिकतम सीमित संख्या कितनी होनी चाहिए? प्रश्न नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि बैंकिंग कारोबार की शुरुआत के लिए साझेदारों की अधिकतम सीमित संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 18 है, विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी के बाद किस मूल्य वर्ग के नोट पूरी तरह से बंद हो चुके हैं? तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1000। प्रश्न नंबर 19 है, भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? रबर का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? केरल है। प्रश्न नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि का उल्लेख करता है? तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाबी क्रांति। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार किसे
अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई? तो भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई। देखिए, भारतीय संविधान में जिन शक्तियों का उल्लेख संघ, राज्य व समवर्ती सूची में नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं? हम अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। और अवशिष्ट शक्तियों का प्रारूप भारतीय संविधान में कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। और इस पर नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। प्रश्न नंबर 22 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए वर्ष 2019 में किस देश की यात्रा पर गए थे? तो गए थे फ्रांस की यात्रा पर। आपका बी सही ऑप्शन में। प्रश्न नंबर 23 पूछ रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है। कि फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? तो देखिए, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब किया गया? नवंबर 2014 में किया गया। आपका क्या से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। देखिए, ये क्या है? एक तरह से आर्थिक पहल है जिसमें संवाद और सहयोग के लिए संस्थागत तंत्र की स्थापना सहित राजनीतिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक आयाम की रूपरेखा का वर्णन किया गया है। तो 24 में आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न नंबर 25 पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। तो वो अंतर्निहित है 9वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 पूछ रहा है कि चेचक के विषाणु का नाम बताइए। देखिए, चेचक के विषाणु का क्या नाम होता है? वेरियोला वायरस। 26 में आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 पूछ रहा है कि शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है टांग की हड्डी टूटने पर, सामान्य मूर्छा या बेहोशी आने पर, पसली की हड्डी टूटने पर या रोगी के पानी में डूबने पर। तो 27 में क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रोगी के पानी में डूबने पर। प्रश्न नंबर 28 है, समपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई? तो वो की गई थी ब्रॉन्टलैंड कमीशन रिपोर्ट में। 28 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, कॉम्पटन शिफ्ट निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो वो निर्भर करती है प्रकीर्णन के कोण पर। प्रश्न नंबर 30 है, निर्दिष्ट प्रवाहकत्व यानी संवाहकता की इकाई क्या है? तो देखिए, ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है और इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर डी सीमेंस पर सेंटीमीटर। तो देखिए, हमारी रोज की तरह ये जो UPSSC पेट का आपका जो एग्जाम है उसकी 30 प्रश्न की जीके की क्लास यहीं पे खत्म होती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको बताइए कि जीके की क्लास चल रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। उन्हें वीडियो पसंद आए तो कहिए कि वो भी अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आप सभी को आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेस्ट विशेस। नमस्कार।